इक्विटी शेयर्स और फीचर्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलेंगे। आप लंदन के बुक्स देखोगे ना, वहां पे आपको इक्विटी शेयर नहीं ऑर्डिनरी शेयर्स नाम मिलेगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक कंपनी कितने प्रकार के इश्यू कर सकती है शेयर्स। सिर्फ दो प्रकार, इक्विटी और प्रेफरेंस। तीसरा कोई प्रकार अलाउड नहीं है। आपके मन में आ रहा है बोनस राइट्स, तो वो सब इक्विटी के ही भाग है। सो अभी हम इक्विटी शेयर्स का फीचर्स इन डिटेल लेंगे, और वो डिटेल समझाने के लिए मैं लाइव रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा, उसमें भी इक्विटी शेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो शुरू कैसे करोगे? शेयर कैपिटल क्या है? जिस रकम से कंपनी शुरू हुई है। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग करो, हर एक भाग को क्या बोलेंगे? शेयर्स। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। प्रूफ के तौर पर उसको क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। तो अभी इक्विटी शेयर का जहां तक सवाल है, तो अभी हम लाइव रिलायंस का एग्जांपल देखते हैं। रिलायंस का एग्जांपल में जो उनका शेयर कैपिटल है वो आपके सामने है, ठीक है। ये उनका शेयर कैपिटल है, ये दिख रहा है आपको 15,000 करोड़। कितना? 15,000 करोड़ का उनका शेयर कैपिटल है। ये जो उनके बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, उसमें से इक्विटी शेयर्स का हिस्सा कितना है? 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ रुपए में एक शेयर का दाम 10 रुपए रखा तो क्वांटिटी कितना होगा? 1400 करोड़। अब यहां पे आप देखोगे तो देखो 1977 में कितना वैल्यूएशन था, सिर्फ देखो तभी वैल्यूएशन कितना कम था, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 15,000 करोड़। आप देखोगे तभी मुश्किल से 1,000 करोड़ था। ये आप बढ़ा सकते हो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को। और ये जो शेयर कैपिटल है, जब आप बनाते हो इसको ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। इस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, करीबन 5% पकड़ लो। स्टैम्प ड्यूटी टैक्स नहीं होता? स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स नहीं, बट एक प्रकार का जैसे टैक्स ही बोल सकते हैं। टैक्स देखो वो अलग है। एक होता है इनकम पे इनकम टैक्स, एक होता है गुड्स और सर्विस पे जीएसटी, इस पे लगता है स्टैम्प। आपको उतने फिजिकल स्टैम्प नहीं खरीदने, वो आपने जाकर भर दिया तो उसका स्टैंपिंग में हो जाता है। जगह खरीदते तभी भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है। हाँ, उधर भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जो कि करीबन 7% तक लगता है। कुछ तो है ना कि फीमेल के नाम पे लिया तो 5%। हाँ, उधर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो जो बेनिफिट जो मिलता है। वो रेट्स पहले अलग था, पहले 1% था, फिर बढ़ा के 4% किया, अभी 7% है। उसमें भी लेडीज के लिए स्कीम्स अलग है, लेडीज के नाम पे होना चाहिए। बट वो स्टैम्प एक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स मूवेबल है। फर्क समझा? तो वो घरगुती का कायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट तय करता है, इसका दाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट तय नहीं कर सकता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनका जवाब। तो इस पे स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा, इसलिए आप मनमाना रकम नहीं रख सकते। और ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर्स कितना है? 14,000 करोड़। क्वांटिटी कितना है? 1400 करोड़। मार्केट में आप इससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है जो आप इश्यू कर सकते हैं। 1400 करोड़ है तो आप 1500 करोड़ इश्यू नहीं कर सकते। तो फिर क्या ऑप्शन है? मीटिंग बुलाकर आप बढ़ा दो, 1400 करोड़ का 1700 करोड़ करो। कितना बढ़ाया आपने? 300 करोड़। 300 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी भर दो, क्योंकि 1400 करोड़ पे भरा हुआ होगा। जैसे 1700 करोड़ रजिस्टर्ड हो गया तो आप फिर ऊपर का 100 करोड़ कर लो, मतलब 1700 करोड़ के अंदर फिर आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया इतना? तो अभी शुरू करते हैं इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। पहले तो समझो वोटिंग राइट्स। एक होता है कंपनी का जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के 2 प्रकार होते हैं। कौन से 2? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मीटिंग होता है। तो दोनों मीटिंग में एक शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाता है 21 डेज पहले। कितने दिन पहले? 21 डेज पहले। वो दोनों मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, करीबन 30 सितंबर से पहले, उसके बाद नहीं। 30 सितंबर के पहले मतलब अभी सारा एजीएम हो चुका होगा 30 सितंबर 2023। अगला एजीएम कब होगा? ये साल 30 सितंबर को। और कितना टाइम है? करीबन 8 महीना है। समझ में आया? लेकिन कुछ अर्जेंट मैटर आया तो
बुलाया जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये दोनों मीटिंग ईजीएम, शॉर्ट में ईजीएम बोलते हैं, और एनुअल जनरल मीटिंग को शॉर्ट में ईजीएम बोलते हैं। ये दोनों मीटिंग से पहले शेयरहोल्डर, इक्विटी शेयरहोल्डर को क्या भेजा जाता है? नोटिस। ये दोनों मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर्स के दो प्रकार है, इक्विटी और प्रेफरेंस। पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर्स एजीएम और ईजीएम अटेंड नहीं कर सकते, ना वोट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स एजीएम और ईजीएम अटेंड कर सकते हैं, उसमें वोट कर सकते हैं। वोट किस लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, जो भी शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर होल्डर्स के संदर्भ में कामकाज है वो कौन कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दे कैन अटेंड द मीटिंग एंड वोट इन अ मीटिंग, देयरफॉर इनडायरेक्टली वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। भारत में 12 लाख कंपनीज है, रिलायंस के 30 लाख के ऊपर शेयर होल्डर्स है। हालांकि आजकल मीटिंग ऑनलाइन होता है, दे कैन ऑल्सो वोट ऑनलाइन। ठीक है, पहला क्लियर, वोटिंग राइट्स, दे कैन अटेंड द मीटिंग, वोट इन अ मीटिंग, देयरफॉर इनडायरेक्टली मैनेज द कंपनी। डायरेक्ट मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। लेकिन आप ये फर्स्ट पॉइंट में 2-3 और पॉइंट जोड़ सकते हो। वोटिंग राइट्स, right to shareholder, equity shareholders can receive the notice, can vote, can attend, therefore manage the company। 4 पॉइंट आपके बनते हैं वोटिंग में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट दिए। यदि आ गया फीचर्स ऑफ कंपनी 5 मार्क का, 8 मार्क का, तो आपको 10 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो पहला आप क्या बोलोगे वोटिंग राइट्स में? राइट टू अटेंड द मीटिंग, वोट एंड देयरफॉर मैनेज द कंपनी। पहला पॉइंट सबका क्लियर? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्लेम ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सी, कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर, अभी मैंने आपको रिलायंस का लाइव एग्जांपल दिया था, क्या था शेयर्स का दाम? 10 रुपए का एक शेयर, 14,000 करोड़। तो जब एक शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देता है, तो अब एक रिलायंस का एक जनरल एग्जांपल बताता हूं। सपोजिटली शेयर होल्डर्स ने रिलायंस को दिया 14,000 करोड़, रिलायंस ने कमाया 4,000, एक एग्जांपल दे रहा हूं, रिलायंस ने कमाया तो 25,000 करोड़ के ऊपर, तो सपोजिटली रिलायंस ने कमाया 4,000 करोड़, तुमने मुझे दिया, मैं रिलायंस हूं, तुमने मुझे दिया कितना? 14,000 करोड़। उस पैसा से मैंने धंधा और ये सब शुरू किया, मैंने कमाया कितना? 4,000 करोड़। अब तुम बैंक में पैसा जमा किया होता तो बैंक ने तुमको क्या दिया होता? इंटरेस्ट। तो ये जो 14,000 करोड़ में से मैंने 4,000 करोड़ कमाया, इसमें से हो सकता है मैं आपको 1,500 करोड़ रिटर्न दूं। उस रिटर्न्स को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सो ये जो पॉइंट है, क्लेम ऑन प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी रिटर्न्स में शेयर होल्डर को देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, इसमें भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हो। डिविडेंड सिर्फ दो, क्लेम ऑन प्रॉफिट्स में डिविडेंड 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कैश में, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, और दूसरा होता है फुकट के शेयर्स। उस फुकट के शेयर्स को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। 2 ही प्रकार का डिविडेंड दे अलाउड है, कैश डिविडेंड मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर, और दूसरा बोनस शेयर्स। अब हीरो कंपनी है, होंडा कंपनी है, क्या डिविडेंड के रूप में बाइक दे सकती है? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। डिविडेंड कैश में होगा या फुकट के शेयर्स होंगे, कंपनी अपना वस्तु डिविडेंड के तौर पर नहीं दे सकती। तीसरा, क्लेम ऑन एसेट्स। सर ये मतलब 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ प्रॉफिट का उसने डिसाइड किया 1,500 500 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं? एक मीटिंग था जो मैंने अटेंड किया था, नाम था अशोका बिल्डकॉन, उस समय वो प्रॉफिट में था, आज भी होना चाहिए। तो उन्होंने डिविडेंड दिया था 0। उनसे पूछा गया था एक शेयर होल्डर ने, क्यों आपने डिविडेंड नहीं दिया? उन्होंने बोला कि हमारा 22 स्टेट में काम चल रहा है, अब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, बड़े बड़े मशीनरीज, तो कंपनी 0 दे, कंपनी का चॉइस है। लेकिन डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर नाराज होते, शेयर का दाम गिर सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी होता है। सो कंपनी के ऊपर है कि डिविडेंड देने से पहले उसका एक अलग से क्वेश्चन आएगा, डिविडेंड पॉलिसी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो कंपनी पर है, 4,000 करोड़ में तो पूरा 4,000 नहीं दे पाएगी, क्योंकि कुछ रिजर्व में डालना पड़ता है। 3,000 करोड़ दे, 3,500 करोड़ दे, 1,000 करोड़ दे, डिविडेंड बढ़ा मतलब ज्यादा दिया तो शेयर की प्राइस बढ़ता है। लेकिन फिर कंपनी को एक दिक्कत भविष्य में आ सकता है। आज 4,000 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है, मैंने 3,500 करोड़ डिविडेंड में दे दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा? 500 करोड़। मेरे को एक नया जगह खरीदना है 2,000 करोड़ का, तो मुझे 1,500 करोड़ का कर्जा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास रिजर्व में सिर्फ 500 करोड़ बचे।
तो इसलिए डिविडेंड बहुत ज्यादा दे दिया तो आपके पास कैश इन हैंड कम बचता है तो रिस्क बढ़ता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, 4,000 करोड़ है ना, 1,500 तुम लो, 2,500 करोड़ रिजर्व में। अब 2,000 करोड़ का मुझे जमीन खरीदना है, मैं कर्जा लेने के बजाय मेरा ही रिजर्व से खरीद लूंगा, तो मेरे को ब्याज नहीं लगेगा। लॉजिक समझ में आया? सो इसलिए डिविडेंड, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग विचारधारा है। अच्छा, व्हाट इज क्लेम ऑन एसेट्स? कंपनी बंद हो गई तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? यहां पे देखो, पहले डिबेंचर्स को दिया जाएगा। एक्चुअली डिबेंचर से पहले इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें एक सीक्वेंस है जो सीक्वेंस में तुमको देना पड़ेगा। मजदूर का जो पगार बाकी है वो, गवर्नमेंट का टैक्स, फिर कर्जा, उसके बाद प्रेफरेंस और आखिर में इक्विटी। इसका मतलब यह है क्लेम ऑन एसेट्स में कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा आखिर में दिया जाता है, सबसे लास्ट। और बचा तो नहीं, बचा तो गया, नहीं बचा तो रिस्क में पैसा डालना कंपनी, वो तो आपका रिस्क है, लेकिन आपको फायदा भी होगा। अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 6 महीने पहले उसका दाम था 107 रुपया, आज चल रहा है 221। 10 लाख रुपया 6 महीने पहले लगाया होता तो 6 महीने में आपको मिला होता 21 लाख रुपया, 22 लाख रुपया। किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर होल्डर सब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, कुछ कुछ बचा ही नहीं है उसमें। शेयर का दाम 2-4 रुपया, 1-2-5 रुपया होगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी होना चाहिए, बेचेंगे तो बेचो, लेकिन पहला हक कौन मांगेगा? डिवेंचर। तो अब डिवेंचर का पैसा नहीं दिया तो इक्विटी तो भूल जाओ। डिवेंचर एग्जैक्ट एक प्रकार का कर्जा है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से लेती है, जिनको डिवेंचर होल्डर बोलेंगे, जिन्होंने दिया पैसा। डिपॉजिट को भी वही बोलेंगे। हाँ, डिपॉजिट होल्डर बोलेंगे। दोनों में फर्क है। डिवेंचर होल्डर में सिक्योर्ड रहता है, और डिवेंचर होल्डर तुम 10 साल के लिए करते हैं, डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए करते हैं, बहुत बड़ा फर्क है। गिरवी तो पहले गिरवी बिक जाएगी, पहले गिरवी दिए तो वो पहले उनको दिया जाएगा, फिर बचा तो प्रेफरेंस, और थोड़ा बहुत बचा तो इक्विटी, वरना गया। हाँ, ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शन। तो ऑक्शन में तो पैसा कम ही मिलना है, और मशीनरी ये सब का कीमत तो आधा हो जाता है, 20% हो जाता है, तो कुछ मिलता नहीं है। हाँ, एक चीज का पैसा मिलता है लास्ट में जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स को होप रहता है, वो रहता है जमीन। कंपनी का संपत्ति 50 लाख का है, मिलेगा 5 लाख, बट जमीन 10 लाख का है, मिलेगा 40 लाख, वो भी हो सकता है। जमीन का कीमत मिलता है ना, बाकी सब फर्नीचर का क्या मिलेगा? 10 लाख का फर्नीचर का मुश्किल से आपको 50,000 लाख रुपए मिलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं मिलना है, तो स्क्रैप के भाव में जाता है। तो क्लेम ऑन एसेट्स सबसे आखिर में। इसमें भी आप बोल सकते हो, एक्चुअली आप क्या बोल सकते हो, रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। क्लेम ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी किस रूप में मिलता है? डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। एक साल आपको 20% मिलेगा, एक साल 30%, एक साल 5%। सो हर साल क्या होता है? डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या जोड़ोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड। एक भी नहीं, 3 पॉइंट बोल रहा हूं, 3 भी नहीं, 4 पॉइंट कर देते हैं। इक्विटी शेयर्स रिसीव डिविडेंड, नंबर 1। दूसरा, एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। तीसरा, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और चौथा, बोनस शेयर्स। आया समझ में कैसे आप पॉइंट इसको स्ट्रेच कर सकते हो? क्योंकि यदि ये 8 मार्क के लिए, 16 मार्क के लिए आ गया तो आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलना है, तो आपको इसको पॉइंट बढ़ाना होगा। समझ में आया? क्लेम ऑन प्रॉफिट्स में कैसे? अच्छा, वोटिंग में आपके पॉइंट्स कैसे बढ़ेंगे? राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग, अटेंड, वोट, मैनेज। इस पे डिविडेंड पहला, फिर फ्लक्चुएटिंग रेट, फिर रिसीव्ड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और चौथा बोनस शेयर्स, एक प्रकार का डिविडेंड है। क्लेम ऑन एसेट्स, इसमें एक पॉइंट बनेगा, आखिर में दिया जाएगा। बचा तो मिलेगा पैसा, नहीं बचा तो गया। उसके बाद प्रीएम्प्टिव राइट्स, इसको राइट शेयर बोलते हैं। लाइव रिलायंस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस का कितना है? 14,000 करोड़ का क्या है? इक्विटी शेयर्स। अब रिलायंस को और पैसों की जरूरत है, और 5,000 करोड़ की जरूरत है, तो रिलायंस के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, कि और शेयर्स फर्दर इश्यू करे या लोन ले। अभी सोचो, आप लोग यहाँ पे 20 जन हो, लाइव एग्जांपल, आपने मुझे 20,000 करोड़ दिया, सबने 1,000 करोड़, कितना मेरे पास आया? 20,000 करोड़ आया। मुझे अभी 5,000 करोड़ की जरूरत है, तो मैं शेयर्स के लिए बाजार पहले जा सकता हूं? द आंसर इज नो। पहले मुझे आप लोग 20 जन को ऑफर देना पड़ेगा कि आपने मुझे 20,000 करोड़ दिया और 5,000 करोड़ आप लोग लेंगे क्या? ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है।
तो ये जो प्रीएम्प्टिव राइट्स है ये एक्चुअली राइट्स शेयर ही है, इसको राइट्स इश्यू या तो राइट शेयर बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? एक लाइव, चलो मैं सुला का एग्जांपल लेता हूँ। सुला ने कितने शेयर, ये सुला वाइन कंपनी है, खुशबू आती होगी ना वाइन की, तो सुला प्राइवेट लिमिटेड था, फिर हुआ पब्लिक लिमिटेड, फिर उन्होंने शेयर बाजार को लाया दिसंबर 12 2022, कितना 26 लाख शेयर्स का। नाउ तो जो 26 लाख शेयर्स उन्होंने बाजार में लाया, अब सुला को सपोजिटली एक यॉर्क कंपनी है ना, सुला ने खरीदा है, खरीद लिया, सुला ने खरीद लिया। अब सुला को और एक कंपनी खरीदना है, ऐसा सोचो कि उसके लिए 500 करोड़ लग रहे हैं, सुला के पास पैसे नहीं है, तो सुला ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनको ऑफर डालेगा, क्या आप लोग और भी शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर जाता है और ये जरूर खरीदने का। क्यों? क्योंकि एक समय टाटा स्टील ने राइट शेयर लाया था, 600 रुपए का दाम था, 300 रुपए में दिया था। और पिछले साल या 2 साल पहले रिलायंस ने राइट शेयर लाया था, उस समय कुछ 1400 रुपए का दाम था और 1200 रुपए में उन्होंने इश्यू किया था, 10% डिस्काउंट पे। अब राइट शेयर आप खरीद लो और फिर शेयर बाजार में बेच दो बाद में। हाँ, और बाय चांस मुझे ऑफर किया, मेरे पास 10 शेयर है तो मुझे 100 शेयर का ऑफर नहीं होगा, 10 या 5 उससे कम। नॉर्मली मेरे पास जितने शेयर्स है उसके प्रोपोर्शन में ऑफर होगा। सपोजली 1:1 है, 10 शेयर पे 10 ऑफर किया और मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मेरे दोस्त को मैं दे सकता हूँ? यस, दे सकता हूँ। आया समझ में? इसमें तुम अपने फ्रेंड को भी ऑफर कर सकते हो। तो ये, बट इससे शेयर्स का क्वांटिटी बढ़ता है, ठीक है? तो इसको प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलते हैं। आप इसको राइट शेयर्स भी बोल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में आप राइट शेयर इश्यू नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर में आप राइट शेयर इश्यू कर सकते हैं। अच्छा, लाइव रिलायंस का एग्जांपल ले लूं, आपको रिलायंस का ही मैं बता दूं डिविडेंड उन्होंने कितना दिया। इट इज ऑलवेज पर शेयर। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड, ठीक है, 2022 का यदि डेट होगा तो उन्होंने कितना रुपया, 8 रुपया डिविडेंड। देखो ये पर शेयर, इट इज ऑलवेज पर शेयर, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से वैसे एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड परसेंटेज में डिक्लेयर होता है, 25%, 30%। लेकिन अभी अपन तो पढ़ रहे हैं, अपने को पता है, लेकिन जो साइंस का आदमी है या जो नॉर्मल आदमी है उसको थोड़ी समझेगा। उसको इतना पता रहेगा मेरे पास 100 शेयर है तो पर शेयर कितना, 8 रुपए, तो बोलेगा मुझे 800 रुपए मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में हमेशा टक्के पे डिक्लेयर होता है, 10, 20, 25, 30, 40। उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू रुपीस और फिर डिवाइड बाय करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उससे मिलता है डीपीएस। ये जो है डिविडेंड पर शेयर। 23 में, चलो देखते हैं यदि 23 में दिया है तो क्या आ रहा है। एक मिनट, 2023 दिख रहा है, रिकॉर्ड डेट कितना दिया, ये राइस में आ जाएगा, 9 रुपये पर शेयर दिया है, 90% दिया उन्होंने, 9 रुपये पर शेयर। 25,000 करोड़ क्वार्टर में वो लोग कमा रहे हैं। ये ऐसा भी होता है ना कि एक आदमी इतने शेयर्स ले सकता है, ऐसा कुछ भी? नहीं, एक रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, 2 लाख रुपए तक तूने खरीदा तो रिटेल इन्वेस्टर, 2 लाख के ऊपर चला गया तो कॉर्पोरेट पे चला जाता है। ऐसा लिमिट्स ऐसा नहीं, तेरे पास पैसा और लीगली तो तू खरीद, व्हाइट में तो खरीद, ब्लैक में तो सवाल ही नहीं उठता। शेयर मार्केट में सब व्हाइट में चलता है। सीधी बात है, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा तो ज्यादा टैक्स लगेगा। टैक्स ज्यादा मतलब जैसे 15% 30% लगता है जिसके डिविडेंड पे टैक्स लगता है। पहले कंपनी को लगता था सेक्शन 115O, उसमें कंपनी 15% काट के बाकी का डिविडेंड शेयर होल्डर को देती थी। अभी कायदा बदल दिया, अभी शेयर होल्डर के हाथों में लगता है, जो कि हाईएस्ट रेट 30% है, तो फिर रेट बढ़ गया। इतना तक क्लियर सबको? नेक्स्ट, राइट टू कंट्रोल, ठीक है। राइट टू कंट्रोल क्या होता है? अब ये एक्चुअली पहला पॉइंट का ही एक प्रकार का रूप है। कैसा? तुम मीटिंग अटेंड करते हो, तुम वोट करते हो, तुम डायरेक्टर को हटा सकते हो, तुम डिविडेंड का परसेंटेज कम कर सकते हो, तुम ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो, तुम ऑडिटर को हटा सकते हो। तो एक प्रकार का डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हो और तुम अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर्स को, तुम डिविडेंड का परसेंटेज डिक्लेयर कर रहे हो। सो एक प्रकार का इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं कंपनी को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाता कौन है? इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर्स, ग्रुप में क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लाइव एग्जांपल चाहिए आपको?
मैं आपको रिलायंस का डायरेक्टर्स का एक लिस्ट बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डायरेक्टर्स। सो ये जो रिलायंस के जो डायरेक्टर्स है कितने हैं, इफ यू चेक आउट कितने डायरेक्टर्स है, ये मुकेश अंबानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स है, 14। उन 14 डायरेक्टर्स का हेड कौन है, मुकेश अंबानी, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। सो ये 14 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे। फिर 14 डायरेक्टर्स में जो मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, ये 14 डायरेक्टर्स मिलकर एक टीम का कैप्टन को चुनेंगे। सो मुकेश अंबानी इज फर्स्ट डायरेक्टर, ऑल्सो अ मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का हेड ये है मुकेश अंबानी। आया समझ में? सो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, शेयर होल्डर्स। कहाँ पे, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अपने अलग कायदे हैं, डबल टैक्सेशन वो अलग चीज है, टैक्सेशन अलग कंसेप्ट। एक ही इनकम का मैं सपोजली जर्मनी में भी टैक्स लग रहा है और इंडिया में भी टैक्स लग रहा है। मैं सपोजली अभी ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत है, एक ही गुड्स पे दोनों देश टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर तेरा हाँ, क्योंकि उसका डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है, वो इक्विटी शेयर से कोई संबंध नहीं, वो प्रॉफिट पर है बेसिकली, वो इस शेयर्स पर नहीं है। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट मतलब एक ही इनकम पे दो देश टैक्स लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंस, लेकिन डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट रहा तो एक ही देश लगाएगा, दोनों देश नहीं। वो एग्रीमेंट चाहिए उस देश के साथ, जर्मनी के साथ अपना एग्रीमेंट है। लेकिन वारसदार वो तो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन संपत्ति जाएगा, अभी तो टैक्स जो मालिक है उसको भरना पड़ेगा। वारसदार मतलब टैक्स संपत्ति ट्रांसफर किया है कि नहीं, वो पहला क्वेश्चन है, नहीं किया तो टैक्स जो मालिक है उसको ही भरना पड़ेगा। वारसदार में शेयर्स यदि वारस में दे रहे हैं, दिया है क्या या नहीं दिया है, वारस ऑन पेपर है बट ऑन डेथ बोला तो फिर शेयर्स जाएंगे, अभी जो मालिक है उसको ही भरना पड़ेगा। आया समझ में? तो आप 5 पॉइंट का इजीली 15 पॉइंट बना सकते हो। कैसे? आप इसको क्या बोलोगे वोटिंग राइट्स में, राइट टू रिसीव नोटिस, अटेंड, वोट, मैनेज द कंपनी। डिविडेंड में फ्लक्चुएटिंग रेट, बोनस शेयर्स, फिर डिविडेंड रिसीव्ड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड एक पॉइंट है। क्लेम ऑन एसेट्स लास्ट में मिलेगा। फिर प्रीएम्प्टिव राइट्स मतलब राइट शेयर्स है, राइट टू कंट्रोल मतलब मैनेज द कंपनी। आया समझ में? और राइट टू सेल द शेयर्स भी है। तो ये था फीचर्स ऑफ शेयर्स। समझ में आया? सबको क्लियर है? तो यहाँ पे खत्म होता है।